दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहली खबर की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल से बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश करने लगा है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के 4 सैनिकों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की इस मुठभेड़ में 1 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी सैनिक भी घायल हो चुके हैं। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की कई पोस्टें भी तबाह कर दी हैं। बता दें कि भारतीय सेना ने कार्रवाई कल रात शुरू की थी। पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देते हुए भारत ने पीओके के भीमभर, नीलम और नक्याल सेक्टरों में पाकिस्तान की कई पोस्टों को उड़ा दिया। भारतीय सेना के कड़े एक्शन के बाद पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग निकले हैं। दोस्तों अगली खबर है चीन को झटका देने वाली। भारत और चीन सीमा विवाद और तनाव के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। इस बार फैसला रेलवे मंत्रालय ने लिया है। रेलवे उपक्रम डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चीनी फर्म बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के साथ चल रहे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। दरअसल चीनी कंपनी को कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय रेलवे सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर के सेक्शन में सिग्नलिंग और टेलीकॉम का काम दिया गया था। जून 2016 में ये काम इस चीनी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे दिया गया था, लेकिन रेलवे के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के 4 साल बीतने पर भी अभी तक सिर्फ 20% काम चीनी कंपनी कर पाई। काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 17 जून को चीन को चेतावनी देते हुए कहा था कि चीन की धोखेबाजी और कायराना हरकत की कीमत उसे चुकानी होगी। इसके बाद सबसे पहले संचार मंत्रालय ने चीनी कंपनी के संचार से जुड़े उपकरणों के इस्तेमाल पर न केवल रोक लगाई, बल्कि चीनी कंपनियों को मिले टेंडर भी रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए। इसके अलावा प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी चीनी उपकरणों के इस्तेमाल से हटने के निर्देश दे दिए। 2 चीनी कंपनियों को खास तौर पर निशाने पर लिया गया है। इसके पीछे वजह है इस कंपनी के जरिए डेटा चोरी और जासूसी के आरोप। आपको बता दें कि रेलवे के इस कदम को भारत चीन के बीच चल रहे तनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। बेहद धीमी गति से काम किया जा रहा था। कॉर्पोरेशन की तरफ से जवाब मांगे जाने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था। इस पर रेलवे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीनी फर्म का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय एयरफोर्स को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि केवल 35 मिनट में ही चंडीगढ़ से लेह पहुंच सकते हैं हमारे फाइटर प्लेन। और आपको बता दें कि उत्तरी क्षेत्र की जो आर्मी कैंट्स हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। वेस्टर्न एयर कमांड के चंडीगढ़ एयरबेस से लड़ाकू विमान 35 मिनट में लेह पहुंच सकते हैं। वहीं सेना की टुकड़ियों को अपने साजो सामान और हथियारों सहित वहां पहुंचने में केवल 50 मिनट लगेंगे। सैन्य सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ में चिनूक चॉपर और मिग 29 की स्क्वाड्रन मौजूद है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से भारतीय वायुसेना दुर्गम इलाकों में सेना के भारी भरकम हथियारों को काफी कम समय में आसानी से पहुंचा देगी। ये 11,000 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। इस चॉपर में 2 रोटर वाले इंजन हैं, जो कि बहुत तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। घने जंगल हो या पहाड़ियाँ, अच्छे ढंग से ये उड़ान भर सकता है। साथ ही मिग 29 रूस निर्मित ट्विन इंजन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है। ये 2486 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दोस्तों हाई अलर्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अलर्ट पर है, यानी कि कुछ भारत के मन में मंशा है कुछ बड़ा करने की। इस वक्त तो जरूरत ये है कि जो अक्साई चीन भी हमारे हाथ से गया है वो भी भारत को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि चीन अब नेपाल और पाकिस्तान की आड़ में भारत को धमकियां भी दे रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले खबर बनाई थी उसमें भी बताया। ऐसे में अगर भारत यहाँ पर जवाबी कार्रवाई करता है चीन के खिलाफ और एक सख्त रवैया अपनाता है तो गलवान घाटी तो दूर, अक्साई चीन भी भारत के अंदर आ जाएगा। इसीलिए एयरफोर्स को यहाँ पर अलर्ट पर रख दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो लद्दाख टेंशन को ही लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने रूस से 21 नए मिग 29 और 12 Su-30 MKI सहित 33 लड़ाकू नए विमानों को हासिल करने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना कुछ समय से इस योजना पर काम कर रही है, लेकिन उन्होंने अब इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। साथ ही 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के समकक्ष अगले सप्ताह रखा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव में 12 Su-30 MKI को लेने का प्रस्ताव शामिल है, जो कि विभिन्न दुर्घटनाओं में भारतीय वायुसेना द्वारा खोए गए विमानों की संख्या की भरपाई करेंगे। भारत ने 10 से 15 सालों की अवधि में कई बार 272 Su-30 फाइटर जेट्स के लिए आदेश दिए थे। अब भारतीय वायुसेना जो कि 21 मिग 29 को हासिल करने की योजना बना रही है। वे रूस के हैं जिन्होंने वायुसेना को नए लड़ाकू विमानों की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करने के लिए इन विमानों को बेचने की पेशकश की है। वायुसेना ने ये जांचने के लिए अध्ययन किया है कि मिग 29 की एयरफ्रेम लंबे समय तक काम करने के लिए पर्याप्त है और वे लगभग नई स्थिति में पाए गए हैं। मिग 29 को वायुसेना द्वारा उड़ाया जाता है और पायलट इससे अच्छी तरह से परिचित भी है। वायुसेना के पास करीबन मिग 29 की 3 स्क्वाड्रन है। हाल ही में गालवान घाटी में चीन के द्वारा दिए गए धोखे के बाद भारतीय सेना ने अपने कम से कम 20 जवान खो दिए।
सीमा पर खड़े चीनी सैनिकों को इस दौरान भारत की ओर से मुठभेड़ का जवाब मिला। नतीजन चीन के 43 सैनिक मारे जाने की सूचना सामने आई। दोस्तों अगली खबर भी वायुसेना को लेकर आ रही है। जैसे कि मैंने बताया कि उत्तरी कमान को हाई अलर्ट पर रख दिया है। आपको बता दें कि LAC में भारतीय जवानों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने सख्त तेवर दिखाते हुए चीन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़ एयरबेस में एक्टिव कर दिया है। अगर LAC पर जरूरत पड़ेगी तो फौरन उड़ान भरने के आदेश दिए जा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हो सकता है। कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना तैयार है और जैसे ही आदेश मिलेगा इन विमानों के जरिए उड़ान भर दी जाएगी। चीन के खिलाफ भारतीय वायुसेना ने जिन विमानों को तैयार किया है वो बहुत ताकतवर है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का अग्निपंथी का लड़ाकू विमान है और इसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से भी लैस किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज, लड़ाकू विमान से या जमीन से भी दुश्मन पर दागा जा सकता है और किसी भी मौसम में ये हमला करने में सक्षम है। और आपको बता दें कि मिराज 2000 की जो खासियत है वो है करगिल युद्ध में जो मिराज 2000 ने अपनी भूमिका निभाई थी उसकी वजह से मिराज 2000 भी सुर्खियों में आ रहा है। सेना ने हाल ही में 2015 में इसे अपग्रेड किया था। मिराज दुश्मन पर ज्यादा से ज्यादा बम गिराने की क्षमता रखता है और हवा में भी दुश्मन को मात देने का हौसला रखता है। अगली खबर नेपाल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि नेपाली संसद के उच्च सदन, जिसे कि नेशनल असेंबली के रूप में जाना जाता है, उसने भारतीय क्षेत्रों को अपना बताने वाला विवादित राजनीतिक नक्शा संवैधानिक रूप से पास कर दिया है। बिल के समर्थन में 57 वोट पड़े हैं। नेशनल असेंबली ने सर्वसम्मति से इस संविधान संशोधन बिल को पारित किया। इस विवादित नए नक्शे में भारत के उत्तराखंड राज्य में आने वाले लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धारा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। भारत ने नेपाल के इस कदम की निंदा की है, लेकिन पड़ोसी मुल्क इसके बाद भी नहीं माना। ऐसे में दोनों के रिश्तों में तल्खी बढ़ना जायज है। बता दें कि नेपाली संसद का निचला सदन इस बिल के समर्थन में पहले मतदान कर चुका है। नेपाल असेंबली में सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को 2/3 बहुमत मिले। ऐसे में पहले से तय था कि बिल को सदन में पास होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये बनावटी तरीके से सीमा बढ़ाने के दावे ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर LAC को ही लेकर आ रही है। आपको बता दें भारत चीन तनाव के बीच बॉर्डर पर भारतीय सेना का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। भारतीय सीमा बढ़ोती नीति व माणा के पास बॉर्डर पर सेना द्वारा हवाई रेकी के अलावा सेना का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले महीने से मलाड़ी बढ़ोती क्षेत्र में भारी संख्या में ITBP के साथ भारतीय सेना मुस्तैदी से डटी है। गालवान वैली की घटना के बाद उत्तराखंड के चमोली में नीति पास व माना पास बॉर्डर एरिया में आर्मी सक्रिय हो गई है। लगातार एयर सर्विलांसिंग हो रही है। साथ ही आर्मी के जवानों की चहलकदमी भी देखने को मिल रही है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है विदेश मंत्रालय को लेकर। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टी के नेता, जिनका नाम आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी उर्फ पप्पू, उन्होंने भारतीय सेना पर उंगली उठाई और उन्होंने कहा कि निहत्थे सैनिकों को चीन के साथ हाथापाई के लिए क्यों भेजा गया। इस मामले को देखते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से एक सख्त जवाब आया है। विदेश मंत्रालय ने राहुल उर्फ पप्पू के सैनिकों को निहत्था भेजे जाने की बात सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सैनिक पोस्ट छोड़ते ही हथियारों से लैस हो जाते हैं। गलवान घाटी में भी एक भी भारतीय सैनिक निहत्था नहीं था। हर सैनिक के पास हथियार थे, लेकिन समझौते के मुताबिक वहां हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना था और नहीं किया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल किया था कि चीन ने हमारे निहत्थे सैनिकों की हत्या कैसे की। साथ ही उन्होंने लिखा था कि हमारे सैनिकों को शहादत के लिए निहत्था क्यों भेजा गया। ध्यान रहे कि इन दोनों ही सवालों में राहुल ने निहत्थे शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो मैसेज ट्वीट किया जिसमें वो यही सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सैनिक अभी लापता भी हैं। बहरहाल भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि अब गलवान में एक भी सैनिक लापता नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि अगली खबर ISI को लेकर आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद के बाद पाकिस्तान अब नई चाल चलने वाला है। पाकिस्तान के तीनों सेना प्रमुखों ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक थल सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, नौसेना प्रमुख एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और वायुसेना प्रमुख मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने शाम को खुफिया एजेंसी के साथ एक बैठक की है। इस बैठक का उद्देश्य भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान की तैयारियों का विश्लेषण करना है। आमतौर पर सैन्य प्रमुख ट्राई सर्विसेज फॉर्म पर मिलते हैं, जो जुलाई 2018 के बाद आयोजित नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ISI पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व को भी निर्देश दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान को पिछले 3 महीनों में 2 बार ISI मुख्यालय बुलाया गया है। पाकिस्तान के तीनों सेना प्रमुखों को इस तरह दशकों बाद ISI मुख्यालय बुलाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री खुद ISI मुख्यालय जाना एक सामान्य प्रोटोकॉल नहीं होता है। ISI भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है, लिहाजा ऐसे वक्त में जब भारत चीन के साथ सीमा विवाद का सामना कर रहा है तो ISI का तीनों सैन्य प्रमुखों को बिठाना अच्छे संकेत नहीं है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।